बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज डबल हेडर खेला जा रहा है, जिसमें दो ऐसी टीमें भी पहला मैच खेल रही हैं जो कि जो सर्वाइवल के मोड में है इस वक्त के। इनमें से अगर तो पिंडीज हारते हैं, रावलपिंडीज वर्सेस हैदराबाद, अगर तो पिंडीज की टीम हार जाती है ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर होगी। अगर उसको इस टूर्नामेंट में रहना है, कहीं ना कोई कुछ चांसेस अगर मगर इफ एंड बट्स की सिचुएशन रहती है तो फिर जनाब शायद कोई उनका चांस बन जाए, लेकिन सूरत यार ऐसी नहीं लग रही। हैदराबाद किंग्समैन जो हैं ये मैच भी ऐसा लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 121 रन का हदफ दिया और इसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है गालिबन 15 रन करके, हाँ जी 16 गेंदों पर 15 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए। ठीक है, ये सूरत हाल थी रावलपिंडी की। उन्होंने 20 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 121 रन बनाए हैं विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, जो कि चेजेबल है और अभी ये चेज हो जाएगा। इस पर तो बहुत सारी बहस हमने पहले भी की कि रावलपिंडीज का मसला आखिर क्या कहाँ आ रहा है, ये वो मामला है। अच्छा, दूसरे एंड पर कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस अनबीटन पेशावर ज़ल्मी, जिसने कल भी अपना मैच जीता है। 7 के 7 मैचेस जीतकर इस वक्त टेबल को टॉप कर रही है पेशावर ज़ल्मी की टीम। आखिर इस टीम में क्या है कि ये हारने का नाम नहीं ले रही। बाबर आजम की कप्तानी में ये टीम आगे से आगे बढ़ती जा रही है। मीनवाइल जेसन रॉय ने भी ज्वाइन कर लिया इन्हें, तो अब और इन्हें क्या चाहिए। साथ ही साथ जनाब डिनर भी करवाया गया मोहसिन नकवी की जानिब से। हमने देखा कल रात फुल याशी प्रोग्राम कराया गया पाकिस्तान टीम के लिए, PSL टीम्स के लिए, फ्रेंचाइज ऑनर्स के लिए, और ये सारा जो है माहौल बनाया हुआ था। सुनने में आया कि 1-2 टीम्स को तो दुबई का टूर भी कराया छुट्टियों में, जो बीच में 1-2 दिन का गैप आया ना, तो फुल याशी कराई जा रही है। और स्पेक्टेटर्स ना सही, चलो ऐसे ही उनका दिल जो है ना वो लगाया जा रहा है किसी न किसी तरीके से, कि ये ना हो कि वो होटल में भी बाउंड हो जाए, स्टेडियम भी आके खाली देख के फिर वही उदासी रहे। तो वो ज़रा माहौल गरमाया जा रहा है, माहौल चेंज कराया जा रहा है। तो इसी माहौल पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद कुरैशी। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आगाज़ कर लेते हैं अहमद कुरैशी से ही, जो कि इस वक्त पिंडी में बैठे हुए हैं और मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर गर्मी शदीद है, लेकिन बादल आ रहे हैं, लाइट वहाँ पर भी जा रही है। अहमद सईद साहब, अहमद कुरैशी साहब सॉरी, वहाँ पर पिंडी की टीम जो है कराची में हार रही है, आप पिंडी में बैठे हैं, गर्मी वहाँ पे शदीद है। इस गर्मी का असर कराची पहुँच रहा है, जो कि शायद रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे। क्या समझ आ रही है रावलपिंडीज आखिर क्यों नहीं जीत पा रहे? उस्मान ख्वाजा इस टीम में, यासिर खान इस टीम में, डरल मिचल इस टीम में, मोहम्मद रिजवान इस टीम में, सैम ब्लिंग इस टीम में, मुबस्सिर खान है, साद मसूद हैं, आसिफ आफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, और किस चीज़ की कमी है? अच्छा, एक तो जो आप बात कर रहे हैं कि गर्मी की वजह से रिजवान की परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है, तो कोई भी सीजन हो रिजवान की परफॉर्मेंस पिछले कुछ अरसे से इसी तरह की है। और जो आपने रिसोर्सेज गिनवाए हैं वो अक्षय कुमार की एक मूवी है, फिर हेरा फेरी, उसमें वो कहते हैं कि इनको सोने का कटोरा भी मिले तो इन्होंने भीख ही मांगनी है। तो मोहम्मद रिजवान का भी कुछ यही हाल है कि इनको आप जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर लें, बड़े से बड़ा नाम भी दे दें, लेकिन जब शेरों की फौज का सरदार ही गीदड़ होगा तो उससे फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिस कप्तान की अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अभी तो आप कह रहे हैं कि 16 बॉलों पे 15 रन उन्होंने किए हैं, ये शुक्र करें कि पिछले मैच की तरह उन्होंने बिस्मिल्लाह ही अपनी विकेट गवा के नहीं की बैटिंग की में अपनी इनिंग्स की। तो आई थिंक कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं है कि रिजवान कोई बिल्कुल ही गे गुजरे प्लेयर हैं या गे गुजरे कप्तान हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने गया गुजरा जरूर बना दिया, कप्तान के तौर पे भी और खिलाड़ी के तौर पे भी। और जब आपके पास जैसे आपने कहा डैरन मिचेल हो, मोहम्मद आमिर हो, नसीम शाह भी इनकी टीम का हिस्सा रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े नाम हों, फिर कामरान गुलाम, यासिर खान, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक आइडियल जो T20 फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट में किसी का भी जो एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है, ये कुछ इसी तरह का कॉम्बिनेशन है। लेकिन द प्रॉब्लम इसके अब आपकी जो इस वक्त मैं देखता हूं तो फास्ट बॉलिंग, नो डाउट बड़े नाम तो हैं, लेकिन वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अपनी स्किल्स को। हमने पिशावर के अगेंस्ट भी इनका मैच देखा था, 200 प्लस रन किए, लेकिन वो चेस डाउन हो गया क्योंकि बॉलिंग ने ही मार खा ली। तो आई थिंक ये बड़े नामों की तरफ गए हैं। ड्राफ्टिंग में इन्होंने कोशिश की है कि बड़े से बड़े नाम हम पिक करें, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए भी, रेपुटेशन को देखते हुए भी। लेकिन जिस तरह की ये टीम है, कॉम्बिनेशन है, रिजवान जैसे प्लेयर है, मेरे ख्याल में ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि पिंडी की टीम की इस तरह की परफॉर्मेंस है कि एक भी मैच नहीं जीत सकी। और जब ये टीम लॉन्च हुई थी या सामने आई थी कि अब पिंडी की टीम भी होगी, तो बड़ा एक
यहाँ पे एक्साइटमेंट थी लोगों में पिंडी में कि हमारी अब अपनी टीम आ रही है। पहले क्योंकि इस्लामाबाद की टीम को कंसीडर करते थे पिंडी के लोग अपनी, और इस्लामाबाद वाले कहते थे नहीं नहीं ये सिर्फ हमारी टीम है, आपकी टीम नहीं है। तो जब से पिंडी की टीम आई थी लोग उसको ऑन कर रहे थे, लेकिन जितनी उन्होंने मेरे ख्याल में शो शाह पे और उछल कूद पे तवज्जो दी है, उतनी जरा परफॉर्मेंसेस पे भी तवज्जो देते तो शायद लोगों में भी डिसअपॉइंटमेंट ना होती और टीम का भी ये हाल ना होता। अहमद सईद साहब, सर व्हाट्स योर टेक? इतनी लंबी फहरिस्त मैंने गिनवा दी है। देखें, पिंडी की क्या अनफॉर्चुनेटली मतलब वही कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे, मोहम्मद रिजवान का मसला है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो एक मैच इन्हें पेशावर ज़ल्मी वाला बताया, उसके अलावा तो कोई मैच ऐसा नहीं है जिसमें इनकी बैटिंग ने क्लिक किया हो। तो बैटिंग को जो है वो रन्स करने पड़ेंगे सबसे पहले जीतने के लिए, जो कि वो अब तक करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इसमें मैं जो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए वो डेल मिचेल की साइनिंग है, जो अब तक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं जिस तरह की उनसे उम्मीद की जा रही थी। और डेल मिचेल का परफॉर्म ना करना और सैम बिलिंग्स का परफॉर्म ना करना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं काउंट। जब एक चीज़ ये तो डिसाइड है ना कि अब्दुल्ला फजल नंबर 4 पे खेलना है, रिजवान ने नंबर 1 पे खेलना है, गो कि ये गलत टैक्टिक है, गलत डिसीजन है। लेकिन 5-6 मैच उन्हें खेल लिए हैं, तो अब मेंटली जो है उनकी कोचिंग स्टाफ भी और कप्तान भी और टीम भी अब इससे एडजस्ट हो चुकी है कि इस तरह ही चलना है ये काम। लेकिन ये जो सैम बिलिंग्स और डेरल मिचेल, ये दो ऐसे प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस का ना आना ये बहुत ज़्यादा काउंट कर रहा है रावलपिंडी की बैट फॉर्म के अंदर। और बैटिंग इतने कम रन करेगी तो फिर ज़ाहिर है कि वो नहीं हो पाएगा। आज के मैच की अगर हम बात करें तो 121, जब उन्हें 122 रन डिफेंड करें थे, स्टार्ट उन्हें अच्छा किया है। अभी भी दो जब बैक टू बैक विकेट गिरी हैं तो एक ऐसा मौका आया था कि प्रेशर एक्सर्ट किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर आपको दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक सर्किट से जो प्लेयर आते हैं उनकी टैक्टिकल अवेयरनेस वहाँ टेस्ट होनी थी। और वहाँ पर जो है उन लड़कों ने उस जगह पे सिंगल करवाई है जहाँ पर सिंगल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप प्रेशर एक्सर्ट कर चुके हैं तो फिर आपको रन स्क्वीज करने होते हैं। फिर आपको जब लो टोटल डिफेंड करने जा रहे हैं फिर आपको एक एक रन बचाना होता है। लेकिन वहाँ पर एक तो जो इरफान नियाजी और कुशाल परैरा जब आए तो उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, उनको आसानी से रन लेने दिए गए। उन्होंने पहले 2 ओवरों में सिर्फ सिंगल्स ही किए हैं, कोई उन्हें बाउंड्री हिट नहीं की, लेकिन वहां पर सिंगल्स उनको मिल रही थी। एक तो दरमियान में ऐसे क्रूशल मौके पैदा हुए कि जहां पर रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन वो फील्डिंग जो है वो बहुत बिलो पार थी, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर एक्सर्ट करने वाली सिचुएशन थी वो पैदा नहीं हो पाई। और फिर जब वो दोनों बैट्समैन सेट हो गए तो अब मेरा ख्याल है कि रन का फ्लो इस तरह से आ चुका हुआ है कि अब तो ये मैच ऑलमोस्ट हैदराबाद की टीम जो है वो जीत जाएगी। इससे एक बात अच्छी होगी कि हैदराबाद की टीम जो पहले ये लग रहा था कि बिल्कुल मतलब साइड पे हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, वो भी अब दोबारा कंटेंशन में आ जाएगी। तो जो टॉप 4 की रेस है उसमें एक और कंटेंडर का इजाफा हो जाएगा, जिससे कंपटीशन में इजाफा होगा इस टूर्नामेंट के। तो अच्छी बात यह है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है पिंडीज के लिए, जिस तरह से उनकी टीम बनी, जिस तरह से इसकी हाइप क्रिएट की गई, लेकिन उस तरह से ये परफॉर्म करने में अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी है वो शायद इसके बाद टेस्ट होगी, इसके ऊपर डिबेट होगी, और अगले साल में टीमें मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने में इतनी कंफर्टेबल नहीं होंगी जितनी इस साल ना परफॉर्मेंस उनकी आई है और ना ही कप्तानी की वजह से वो कोई डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। बाबर आजम जब बैटिंग नहीं भी कर पा रहे थे तो उस वक्त भी उनकी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो कवर हो जाती थी, क्योंकि उनकी टीम जीत जाती थी। तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान की स्क्रूटनी ज़रा ज़्यादा होगी पीएसएल के इस इवेंट के ख़त्म होने के बाद। बिल्कुल ठीक है जी, स्क्रूटनी ज़्यादा होगी और होनी भी चाहिए, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज और जिस तरह की कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान की तरफ से की जा रही है। आप कप्तानी की बात करें, मुझे लग रहा है कि अगले सीज़न में अगर मोहम्मद रिजवान ने डोमेस्टिक में परफॉर्म ना किया तो मोहम्मद रिजवान की पीएसएल की किसी भी फ्रेंचाइज में वापसी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। नेशनल टीम में तो अच्छा खासा मुश्किल हो गया, अब कंपटीशन इस तरह का आ गया हुआ है कि अब टेस्ट मैच में भी हमने देखा है कि रोहेल नज़ीर की इंक्लूजन की बातें हो रही है कि रोहेल नज़ीर को इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, आपने अहमद सईद साहब कहा कि बैटिंग जो है वो मासवा एक आधे मैच में जिसमें 180-85 रन के या गालिबन 212 रन उन्होंने किए थे जो चेज हो गए थे, जो बिल्कुल ठीक है 212 रन, उसके अलावा नहीं हुआ। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो मोहम्मद आमिर जो है, अब इसको इस एंगल से ले लें अहमद कुरैशी साहब के मोहम्मद आमिर अकेले क्या करें, उनके साथ दूसरे एंड पर कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा बॉलिंग में, तो मोहम्मद आमिर अकेला नहीं कर सकता। या फिर इसको यही लें कि मोहम्मद आमिर से भी उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही जो मोहम्मद आमिर से हम पीएसएल में एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर को बाबर आजम की आह लग गई है और कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में तिया पांचा एक किया था बाबर आजम का, तो बाबर आजम तो परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं एज अ बैट्समैन भी और एज अ कैप्टन भी, अल्लाह अल्लाह करके। तो मेरे ख्याल में मेरे और अहमद सईद जैसे लोगों को भी पनाह मांगनी चाहिए कि हमें ना अल्लाह माफ करे किसी दिन उनकी आह लग जाए जिस तरह हम उन पे बात कर रहे होते हैं। बहरहाल जोक्स अपार्ट, देखें मोहम्मद आमिर से अकेले नहीं थे, इससे पहले नसीम शाह भी थे
और ये दोनों प्लेयर्स जब किसी फ्रेंचाइज में आते हैं तो ये इम्पैक्ट तो लेके आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह का इनकी एक रेपुटेशन है या एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस और एक्सपोजर को भी लेके आते हैं। तो मोहम्मद आमिर या नसीम शाह अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड लीग्स खेलते हैं और लीग्स में इनकी परफॉर्मेंसेस कोई बहुत बुरी नहीं होती। मतलब अपनी टीम की जीत में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते रहते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इसके यहाँ पे आपने जब से पिंडी की टीम में ये दोनों आए हैं, आप अगर इनको देखें तो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। मतलब मोहम्मद आमिर उस दिन जादाद खान से 20 रन खा के एक ओवर में, नो डाउट जादाद खान एक्सेप्शनल टैलेंट है और मैं खुद इस बात पे बिलीव करता हूं कि अगर हम उसको ठीक तरीके से लुक आफ्टर करें तो वो हमें हार्दिक पांड्या वाला रोल फुलफिल करके दे सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। लेकिन मोहम्मद आमिर का जिस तरह का एक्सपीरियंस है, जिस तरह की उसके पास वैरायटी है बॉलिंग में और T20 में जिस तरह से वो जिस माइंडसेट के साथ बॉलिंग करता है, ये बड़ा मुश्किल था डाइजेस्ट करना कि इस तरह से बिल्कुल ही एक रेलू कटा बॉलर की तरह उनको मार पड़े। दूसरा आप देखें रिशद हुसैन है इनके पास, वो इस तरह से कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर जब थक हार के जब देखते हैं कि मार हमारी रुक ही नहीं रही तो वो फिर डैरल मिचेल की तरफ चले जाते हैं और वो फिर माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह उसमें मजीद इजाफा करते हैं रन रेट को इंक्रीज करने में दूसरी टीम का। तो मेरे ख्याल में देखें रिजवान का जो एक मेजर प्रॉब्लम है, एक तो उनको मोटिवेशनल स्पीकर से वाले शेल से ना बाहर निकल के ग्राउंड पे कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बातें वो बहुत अच्छी करते हैं, चैंपियंस वाली आज बातें करेंगे, ये वाली बातें करेंगे, वो वाली बातें करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है बातें ही हो रही है ना। जब से उन्होंने कहा या तो विन है या तो लर्न है, लर्न नहीं हो जा रहा है, विन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर आया, ना उनकी किसी फ्रेंचाइज में और जहां जहां वो खेलते हैं वहां नजर आया। तो ये और मेरे ख्याल ना में ही ये भाषण लर्निंग का प्रोसेस जो है ना इंडिविजुअली उनको उनकी उनकी अपनी ज़ात में कहीं नजर आया कि उन्होंने कुछ सीखा और बेहतरी की तरफ किया। जो जहां पे थे वहीं पर ही, इवन अब तो वो वाली स्वीप शॉट भी भूल गए जो उनकी सिग्नेचर शॉट हुआ करती थी। मुझे एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से और अभी जो मैच चल रहा है रावलपिंडीज वर्सेस हैदराबाद किंग्स में, जो कि हैदराबाद ये मैच जीतने में कामयाब हो रहा है। तकरीबन कोई 3 या 4 रन इस वक्त बाकी हैं। 121 रन बनाए थे रावलपिंडीज की टीम ने, जो जिसका ये डिफेंड करना इसको वो नाकाम रहे हैं। अच्छा, इस पर तो बात अब करते ही हैं। साथ ही साथ पेशावर ज़ल्मी जो कि अनबीटन चल रही है, उस पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम जिनकी नज़रें जो हैं वो सलमान नसीर साहब CEO PSL वो उतार रहे हैं। कल भी 71 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली ऑन जस्ट 51 बॉल्स, जिसमें 10 चौके शामिल हैं। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि बाबर आजम जो है वो सेकंड टॉप स्कोरर बन गए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के। 301 रन उन्होंने बनाए हैं। अब इस परफॉर्मेंस के बाद भी, अगेन मैं वही बात करूँगा, इस परफॉर्मेंस के बाद भी, इतने ज़्यादा रन करने के बाद भी, अगर बाबर आजम पर बात की जाए कि वो T20 के प्लेयर नहीं हैं तो बस फिर ठीक है, माजरत है उनकी तरफ से। अहमद सही साहब देखें, बाबर आजम के बारे में हमने मतलब पहले भी ये बात की है। इस वक्त क्योंकि टीम उनकी जीत रही है और नताइज आ रहे हैं, लेकिन बाबर आजम की जो अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस है उसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा ये हुआ है कि बाबर आजम को क्रीज़ के ऊपर वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है काफ़ी अरसे के बाद। और उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि मिसबाहुल हक जो उनके डगआउट में बैठे हुए हैं, मिसबाहुल हक हैं, अजहर अली हैं, जब इस तरह के लोग डगआउट में बैठे हों तो वो आमतौर पर ये मशवरा देते हैं इस तरह के प्लेयर्स को कि आपको पिच के ऊपर जाकर वक्त गुजारना है। तो वो जो आउटसाइड नॉइज़ होता था उसको बाबर आजम ने तर्क किया और वो बहुत ज़्यादा, आप यूँ देखेंगे बहुत कन्वेंशनल शॉट्स उन्होंने खेली हैं इस PSL में, को बहुत ज़्यादा अपने वो उससे बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। जो उनकी एक्चुअल गेम है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वहाँ पर वो हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका फ्लो बेहतर हो रहा है। तो इस बहस को छोड़ दीजिए कि उनकी T20 में जगह बनती है या नहीं बनती है। T20 टीम से उभार हो चुके हैं पाकिस्तान की, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात इसलिए है कि इसके बाद जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है और जो पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, उसके लिए बाबर आजम हमारी टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और बाबर आजम का रन करना, बाबर आजम का परफॉर्म करना, बाबर आजम की फॉर्म का वापस आना, उनका एतमाद बहाल होना, उनका फ्लो वापस आना, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर हमें भी ये जो ओवर क्रिटिसाइज हम करते हैं, कभी कभी चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हैं, उससे बाहर आकर हमें, मुझे ये लगता है कि इस मौके पर बाबर आजम की हौसला अफजाई की ज़रूरत है ताकि वो दोबारा अपनी एटलीस्ट ODI और टेस्ट की फॉर्म को तो रिवाइव करने में कामयाब हो जाए ना।
T20 की टीम से पाकिस्तान का जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने मेरा ख्याल है कि ये जहन बना लिया हुआ है कि बाबर आजम वो उनके प्लान का हिस्सा नहीं है, तो बाबर आजम को भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो बाकी दो फॉर्मेट हैं जिनसे वो ज़्यादा रेलेवेंट हैं उनके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, उनमें रन करना चाहिए। और अगला वर्ल्ड कप भी जो है वो 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप, हमने जो बड़ा इवेंट खेलना है वो 2027 का वर्ल्ड कप है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में, जिसे कहते हैं कि उनके बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बन सकती ओडीआई की, तो इस लिहाज से इस PSL में रन करना बाबर आजम के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है। अहमद कुरैशी साहब, बाबर आजम ने 71 रन कल फिर बना लिए हैं सर, क्या कहेंगे इस पे? देखें, नो डाउट बाबर आजम की अभी तक की जिस तरह की एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, और रिजल्ट्स जो हैं वो टीम की विक्ट्री की टर्म्स में वो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि नाउ बाबर आजम इज़ फाइनली ऑन द राइट ट्रैक। इतने अरसे में, इतने सालों में, इतने इवेंट्स में कप्तानी करने के बाद फाइनली हम ये कह सकते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी करनी भी आ गई है और अपने रिसोर्सेज को ठीक तरह से इस्तेमाल करना भी आ गया है। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल है सुफियान मुकीम। अगर आप देखें उसको जिस तरह से बाबर आजम ने थ्रू आउट PSL में यूज़ किया है, उसका टीम को भी फ़ायदा हुआ। सुफियान ने मेरे ख्याल में कोई रिकॉर्ड भी बनाया कि 5 लगातार इनिंग्स में 3+ विकेटें, वो एटलीस्ट 3 या 3+ विकेट्स ली हैं उसने। सो उसके साथ साथ उसकी अपनी बाबर की परफॉर्मेंसेस भी देखें तो स्ट्राइक रेट का मैं समझता हूँ अभी भी इशू है, लेकिन हमें उसको स्ट्राइक रेट के इशू को छोड़ देना चाहिए। अगर बाबर ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता है, इस तरह की परफॉर्मेंसेस देता है जिससे उसकी टीम को या इंडिविजुअली उसकी ज़ात को भी फायदा हो, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एट दी एंड जो मैटर चीज करती है वो ये कि बाबर आजम अगर नंबर ऑफ बॉल ज्यादा खेल रहा है, चाहे वो 30 है, 35 है, 40 है, तो फिर वहां पे उसको मैच फिनिश करके आना चाहिए, ना कि वो 30, 35, 40 बॉलों पे 45, 50 बनाए और उसके बाद फिर विकेट गिरा के आ जाए। तो फिर उस वजह से फिर हमें भी प्रॉब्लम होती है। और हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी बहुत ज्यादा सफर किया है, खास तौर पे ICC इवेंट्स में या एशिया कप वगैरह में। तो आई होप कि कल जिस तरह से बाबर ने एक जबरदस्त कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली, आखिर तक मैच फिनिश करके आया, अगर इस तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है बाबर आजम, तो मेरे ख्याल में हम सब उसको शाबाशी देंगे और अल्टीमेटली उसकी टीम को और पाकिस्तान का भी फायदा है। बिल्कुल ठीक है। इरफान ज़हीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा। इरफान भाई, बाबर आजम कल जनाब उनका वो सदका भी उतारा गया, नज़र भी उतारी गई 71 रन की इनिंग्स के लिए। अब ये कहा जा रहा है कि बाबर को कप्तानी भी आ गई है, बाबर परफॉर्म भी कर रहा है, बाबर की टीम भी जीत रही है, बाबर का स्ट्राइक रेट भी अब उतना मैटर नहीं कर रहा। तो ये सारा कुछ जो है वो उस सूरत में ही होता है जब आप विनिंग ट्रैक पर आ जाएं, जब आप अपनी टीम के लिए कुछ करें। इससे पहले इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन कहा जाता था कि टीम तो नहीं जीत रही ना, आप अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, टीम नहीं जीत रही। अब टीम भी जीत रही है और साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी एनहांस हो रही। तो आप समझते हैं कि बाबर का कोई चांस है वापस आने का नेशनल टीम में T20 के फॉर्मेट में, या फिर ODI और टेस्ट तक ही इनको रखा जाएगा? जी जी। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं बाबर की और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो बाबर की तो आप बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है बाबर ने छोड़ा कब है। अच्छा। बाबर तो अपने कॉन्फिडेंट है कि मैं टीम का पार्ट हूँ और मैं चल रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नजर में है, जो आप लोगों की मैंने डिस्कशन सुनी है, आप क्या समझते हैं कि PSL की परफॉर्मेंस आपकी इंडिकेशन है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे खेलेंगे? मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। बाबर तो शुरू से, अगर 11वां सीजन आप देख रहे हैं तो जब से बाबर PSL का पार्ट है हमेशा टॉप 2-3 में होते हैं। स्वाई एक सीजन मुझे याद पड़ता है जिसमें बाबर शुरू में ही इनकी जल्मी आउट हो गई थी। अदरवाइज तो मोस्ट ऑफ टाइम बाबर रिजवान आपको टॉप 5 में नजर आते हैं। बट आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो उधर जब देखते हैं तो हमें इनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। और दूसरी चीज ये है कि रन्स करना T20 फॉर्मेट की, क्योंकि हम ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, वो तो इनको इसलिए सूट नहीं करता बाबर रिजवान को। जब ये रन्स करते भी थे पाकिस्तान को टाइटल नहीं जीत पाया। रोना ही यही था कि आपकी जो क्रिकेट है वो 125-30 के स्ट्राइक रेट वाली है, और जब दुनिया क्रिकेट 200 से प्लस सुपर स्ट्राइक रेट पे चली गई है तो आपके 40, 50, 60 टीम की विक्ट्री में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अभी जितने मैचेस आप जीत रहे हैं उसमें अगर आप उसका दूसरा इनको क्रेडिट दे रहे हैं, जरूर जो जिनको लगता है वो जरूर दे, लेकिन आप देखें कि उसके अंदर तो बहुत ज्यादा रोल दूसरे लोगों का है, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पे कुशाल मेंडिस आते हैं कि वो सारे का सारा बर्डन रिमूव कर देते हैं, वो चार्ज करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं। इसी तरह बॉलिंग में सुफियान मुकीम जब ऊपर से वो 3-4 आउट कर देता है, या नहीद राना थे, शरफुल वो काम कर रहे थे। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि बेहतर हुई है, बट ये सारे का सारा उनकी पॉकेट में उनकी परफॉर्मेंस को डाल कर कहना कि जी जल्मी जीत ही बाबर की वजह से रहा, मैं इसको बाय नहीं करता। उसके लिए शायद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो चले 3-4 मैचेस
या इस PSL में कंसेक्टिव जीत रहे हैं, अभी 2-3 मैचेस आ रहे हैं, सबके ओपिनियन चेंज हो जाएंगे, आप कहेंगे इसे कप्तानी नहीं आती, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी जजमेंटल होना दोनों साइड पे, इधर साइड पे गलत है। किसी को वो सर्टिफिकेट बांट देना वो भी गलत है, किसी से छीन लेना वो भी गलत है। लेट हिम प्ले, टीम को भी खेलने दे, उनको भी खेलने दे। हम तो चाहते हैं जी कि बाबर जीते और कोई एक ट्रॉफी तो अपने क्रेडिट में ले, चाहे वो PSL की हो या इंटरनेशनल हो। 8 साल से वो इस जदोजहद के अंदर पार्ट है कि किसी तरह मैं एज ए कैप्टन भी कुछ जीतूं। PSL में भी हमने देखा कुछ हासिल नहीं कर पाते, इंटरनेशनल में भी नहीं आते। जिनको लगता है कि कमोडिटी, और इसमें हमजा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरा ख्याल है बाबर आजम के लिए सवाल है ये, और ये शायद इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था। इधर आप एज ए ओपनर खेल रहे हैं, इंटरनेशनल में तो आपको चौथे नंबर पे T20 में कर दिया गया या तीसरे पे है, उधर तो आपके ओपनर ही नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर तो 7 ओपनर लेके गए हैं आप, ठीक है, सारे ओपनर आ रहे हैं आपके पास। ये दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं होगा कि जिसमें एक ही नंबर के लिए सारे प्लेयर आप सेलेक्ट करते चले जा रहे हैं। अच्छा क्या है, सारी खेल लो, एक ही टीम है, उसमें उस्मान खान भी है, बाबर भी है, उसमें फखर जमान भी है, आप आगा भी डालो जी, तो सारे ओपनर डाल लो जी। उसमें आपका सबसे फरहान भी आ रहा है, साइड मयूब भी है। तो ये तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब जैसे IPL के अंदर मैचेस हो रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। अब उनके अंदर अब देखे कि जायसवाल जो है सूर्यवंशी, ये बेतहाशा उनके ओपनर है जो रन कर रहे हैं। क्या सारे टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे? जब कोई ओपनर बुरा परफॉर्म करेगा फिर उसकी जगह पे जो सेकंड बेस्ट होगा वो आएगा। ये एक दुनिया का सिंपल क्राइटेरिया है। तो बाबर आजम की, रिजवान की, साउथ शकील की, आगा की परफॉर्मेंस मुझे इसलिए लोअर नहीं कर रही कि पहली बात यह है कि इनकी एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए PCB की और फ्रेंचाइज ओनर की, खास तौर पे उन प्लेयरों के हवाले से जो पाकिस्तानी टीम का पार्ट है। कि अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस हमने चाहिए तो वो उसी नंबर पे चाहिए जिसमें पाकिस्तानी टीम के लिए आप खेलते हैं। इधर पता ही कोई नहीं किसी को, पाकिस्तानी टीम में चौथा नंबर है, इधर आप जी ओपनर आ गया है। सारी जिंदगी क्रिकेट शकील 5-6 नंबर पे खेलते रहे, रिजवान भी उधर खेलते रहे। अब मैं कप्तान हूँ जी, मैंने तो नहीं देनी। मैं अगर बताऊं किसी का इंप्रेसिव स्टफ आपको लग रहा है, अगर जिसने आपको इवॉल्व होता हुआ देख रहा है, वो हालांकि मेरे फेवरेट उस तरह नहीं है, लेकिन वो शान मसूद है, मुझे उनको प्रेज करना पड़ रहा है कि उन्होंने जिस तरह अपनी फिटनेस को हमेशा ऊपर रखा। अभी गेम देख लें, अब उनके हर मैच के अंदर उनकी शॉट्स का डिफरेंस चेक करें कि अगर छक्का मारता है कितना बड़ा मारता है, बाउंड्री मारता है जब चाहता मारता है, कितना फ्री फ्लोइंग है कि उसके लिए बाउंड्री मारना मसला नहीं है। तो आप बाकी को देखते हैं तो आपको लगता है कि मामला जी कुछ नरम गरम है और इनको काफी टाइम लगेगा शायद उसके लिए, और मुझे लगता है कि शायद अब वो टाइम और एज गुजर गई है। आइडियल तो अब ये है हमजा, मेरी सजेशन तो ये है कि जो 3-4 प्लेयरों के नाम लिए मेरे, ये सिर्फ ODI और टेस्ट पे फोकस करें, अपने साथ कंट्री के साथ जाती है, बिल्कुल आप ना स्ट्रेच कर रहे हैं वो, मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल ठीक है। आगे बांग्लादेश सीरीज आ रही है, वेस्ट इंडीज सीरीज आ रही है, इंग्लैंड सीरीज आ रही है, टेस्ट मैच पे फोकस करें, ODI पे फोकस करें, आगे ODI वर्ल्ड कप आ रहा है। तो अब मेरा ख्याल इनको उस हवाले से तैयारी करनी चाहिए, T20 फॉर्मेट की तरफ अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दिन अब जो है वो मुकम्मल हो गया। और इस हवाले से हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है, उनको मजीद पॉलिश किया जाए, उनको मजीद ग्रूम किया जाए। आने वाले शोज़ में इस पर फर्दर भी बात करेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।